जब से रिजल्ट आया है तब से कैसा लग रहा है? जो चाहिए था वो एक जॉब की एक रिक्वायरमेंट थी वो पूरी हो गई है। स्कूलिंग भी ग्वालियर से की, फिर कॉलेज भी, ग्रेजुएशन में भी वहाँ से ही किया। हर्षित क्या करना चाहते थे बचपन से? किसी यूपीएससी के लिए सुना था कि कलेक्टर बनना है, पूरे एरिया में था। हाँ। पुलिस को देखते थे तो लगता था कि अच्छा करना है कुछ जीवन में। ऑफ कोर्स घर वाले तो बोलते होंगे सरकारी नौकरी, कलेक्टर बन जा, ये कर ले वो कर ले। इसके अलावा कैसे सपोर्टिव रहे हैं, किस तरीके से? अटेम्प्ट यूपीएससी के हो चुके थे ऑलरेडी जब ये पेपर होना था। उस टाइम भी मेरा 2-3 मार्क्स से ही रह गया था प्रीलिम्स जब मैं उस टाइम काफ़ी डिमोटिवेटेड था कि ऑलमोस्ट मैं सर्टेन था कि मेरा हो ही जाएगा, क्योंकि ये आंसर की से मिलाए थे तो अच्छा जा रहा था सब, लेकिन रिजल्ट में नाम नहीं देखा तो फिर काफ़ी डिमोटिवेशन था। क्योंकि जनरली लोगों का ये सवाल होता है कि जब यूपीएससी डोमेन में जैसे ही घुसते हैं तो बहुत सारे लोगों को तो जानकारी ही नहीं होती है पूरी तरीके से। जैसे आपको सीएपीएफ पता था, यूपीएससी के नाम से लोगों को सिर्फ इतना पता होता है कि आईएएस, आईपीएस, आईएफएस बनते हैं। जब ग्रेजुएशन कर रहा था तो सेकेंड ईयर तक थॉट था कि कुछ गवर्नमेंट एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है। सो ये कब डिसाइड किया कि यार वर्दी वाली जॉब चाहिए? क्योंकि अभी हम कैमरे के पीछे से बात कर रहे थे तो यू मेंशन्ड इट कि अभी टारगेट आईपीएस है, तो ये फैसिनेशन, ये जो इंस्पिरेशन है लाइक वर्दी को लेकर या यूनिफॉर्म को लेकर, ये कैसे है? वर्दी को थोड़ा और अप्रोचेबल बनाना चाहिए, लोगों के प्रति पुलिस का रुझान और बढ़ना चाहिए कि वो अच्छे से समझें कि पुलिस उनकी हेल्प के लिए है, ना कि उन्हें डराने के लिए। खौफ है, डरा के रखना है लोगों को। एक माहौल होता है पढ़ाई का, जैसे आपने बोला कि लाइब्रेरी में आप 10-10 घंटे पढ़ते थे जाके। सुबह जाता था तो सबसे कई बार ऐसा होता भी था कि मैं ही जाके गेट खोल रहा हूँ लाइब्रेरी का, कोई आया नहीं है। नमस्कार साथियों, जय हिंद, वेलकम टू यूसी एकेडमी और मैं हूँ सुगंधा। एक और कहानी, एक और रैंक और एक और जज्बा, एक और इंस्पिरेशन आप सभी के लिए लेकर हम हाजिर हैं। हर्षित शर्मा, यूपीएससी सीएपीएफ एग्जाम 2024, he got rank 401. We have हर्षित with us and हर्षित की कहानी जानेंगे और समझेंगे कि क्या इंस्पिरेशन रही है वर्दी के लिए और स्पेसिफिकली कैसी स्ट्रैटेजी रही है जिसके लिए आप सभी इंतज़ार कर रहे होते हैं कि हमें बस एक टॉपर टॉक मिल जाए और स्ट्रैटेजी हमें समझ में आ जाए। तो चलिए स्वागत करते हैं हर्षित का। बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मैम। कैसे हैं मैम? बहुत बढ़िया, मज़ा आ रहा है? यस मैम। जब से रिजल्ट आया है तब से कैसा लग रहा है? हम काफ़ी रिलैक्स महसूस कर रहे हैं कि एक जो चाहिए था वो एक जॉब की एक रिक्वायरमेंट थी वो पूरी हो गई है। अब थोड़ा आगे के स्टेप के लिए सोचेंगे कि अब आगे क्या करना है। तो हर्षित आप ग्वालियर से आते हैं? यस मैम। तो स्कूलिंग, कॉलेज सब ग्वालियर से ही हुआ है? हाँ मैम, मैंने स्कूलिंग भी ग्वालियर से की, फिर कॉलेज भी, ग्रेजुएशन में भी वहाँ से ही किया। उसके बाद पहली बार ही मैं दिल्ली आया था प्रिपेयर करने के लिए। कौन से साल में? 2022 में आ गया था मैं। तो जो ये सरकारी नौकरी वाला है वो तो मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि उस एरिया से हम सब आते हैं और ये हमारा जो एमपी यूपी वाला जो बेल्ट है, बिहार वाला जो बेल्ट है, उधर हर जगह सरकारी नौकरी को ज़्यादा तवज्जो दी जाती है। हर्षित क्या करना चाहते थे बचपन से? मैम बचपन से पहले सोचा था कि किसी यूपीएससी के लिए सुना था कि कलेक्टर बनना है, पूरे एरिया में था। हाँ। पुलिस को देखते थे तो लगता था कि अच्छा करना है कुछ जीवन में। फिर उसके बाद फिर 12th तक आते आते थोड़ा रुझान सर्विस की तरफ गया, तो फिर मैंने पीसीबी में शिफ्ट किया था कि डॉक्टर की ओर करना है, तो नीट का भी दिया मैंने, तो उसमें नहीं हुआ। फिर सोचा कि अब सिर्फ यूपीएससी करना है। फिर उसके बाद मैंने चेंज करके ग्रेजुएशन में मैनेजमेंट किया। फिर प्राइवेट में जाना नहीं था, बस ग्रेजुएशन के लिए कुछ करना था, तो मैंने नया ओरिएंटेशन जिससे मेरा कुछ कम्युनिकेशन वगैरह बेटर हो, तो मैं बीबीए किया। अच्छा। उसके बाद फिर मैंने यूपीएससी के लिए तैयारी की, जिससे मैं थोड़ा बेटर कर पाऊँ अपने पब्लिक स्पीकिंग को। वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। तो परिवार की अगर हम बात करें, फैमिली का बैकग्राउंड कैसा रहा है? और स्पेसिफिकली ऑफ कोर्स घर वाले तो बोलते होंगे सरकारी नौकरी, कलेक्टर बन जा, ये कर ले वो कर ले। इसके अलावा कैसे सपोर्टिव रहे हैं, किस तरीके से रहे? काफ़ी टाइप सपोर्टिव है। जैसे मैं प्रिपेयर करने आया उस टाइम पे भी लगातार एग्ज़ाम नहीं निकले थे। 2 अटेम्प्ट यूपीएससी के हो चुके थे ऑलरेडी जब ये पेपर होना था। उस टाइम भी मेरा 2-3 मार्क्स से ही रह गया था प्रीलिम्स जब मैं तो उस टाइम काफ़ी डिमोटिवेटेड था कि ऑलमोस्ट मैं सर्टेन था कि मेरा हो ही जाएगा, क्योंकि ये आंसर की से मिलाए थे तो अच्छा जा रहा था सब, लेकिन रिजल्ट में नाम नहीं देखा तो फिर काफ़ी डिमोटिवेशन था। फिर सोचा कि सीएपीएफ का एग्ज़ाम आ रहा है तो इसको प्रिपेयर करते हैं अच्छे से, तो कुछ दिन उसके बारे में पढ़ा। फिर उसके वजह से फिर ये निकल गया था एग्ज़ाम। तो अगर गाइडेंस की बात करें तो चूँकि आपने 2022 में प्रिपरेशन शुरू करी, तो उस दौरान दिल्ली आके ही आपने प्रिपरेशन शुरू करी? इससे पहले, क्योंकि जनरली लोगों का ये सवाल होता है कि जब यूपीएससी डोमेन में जैसे ही घुसते हैं तो बहुत सारे लोगों को तो जानकारी ही नहीं होती है पूरी तरीके से। जैसे आपको सीएपीएफ पता था, यूपीएससी के नाम से लोगों को सिर्फ इतना पता होता है कि आईएएस, आईपीएस, आईएफएस बनते हैं, बट
देयर आर लॉट ऑफ एग्जाम्स अंडर यूपीएससी ऑल्सो। तो अगर इसकी बात करें कि ये अवेयरनेस आपको कैसे मिली? हम आए एग्ज़ाम देने, दिल्ली आए थे, तो कोचिंग पे धीरे धीरे जब माहौल मिलता है, लोग 10 तरीके के अलग अलग जगह के लोग मिलते हैं, कोई कहीं का कोई कहीं का, तो अलग अलग डायमेंशन से लोग मिलते हैं, तो वो अपने अपने इनपुट देते हैं कि ये एग्ज़ाम भी अच्छा होता है, CDS भी कराता है यूपीएससी, एनडीए के थ्रू भी रिक्रूटमेंट लेता है। तो ऐसी जानकारी मिली कि CAPF भी होता है। तो उसी टाइम पे मैं आया था, तो CAPF के फॉर्म भी भर रहे थे, तो मैंने CAPF का फॉर्म उसी साल प्रिपेयर कर रहा था स्टार्टिंग में, तो तभी भर दिया था। तो उस साल मैंने दिया था, लेकिन उतना अच्छा प्रिपरेशन से नहीं दिया, तो नहीं हुआ था उसमें। सो हर्षित, जनरली क्या होता है कि लोगों को स्टार्ट कैसे करना है यही नहीं पता होता है, राइट? कि ठीक है, बहुत सारे वीडियोस आते हैं, गाइडेंस वीडियोस आते हैं, बट स्टिल कंफ्यूजन बहुत होता है कि यूपीएससी एग्जाम में कितने सारे एग्जाम्स आते हैं, डिफरेंट एग्जाम्स आते हैं, तो करना क्या है ये कैसे पता चला? मैम पहले जब ग्रेजुएशन कर रहा था तो सेकेंड ईयर तक थॉट था कि कुछ गवर्नमेंट एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है। तो स्टार्टिंग में सोच रहा था पहले CGL या इन सब का, फिर धीरे धीरे और चीज़ों के बारे में जानकारी ली, और एक दो कुछ लोग फ्रेंड वगैरह तैयारी कर रहे थे, दिल्ली में कर रहे थे वो, तो उनसे पूछा कि किस तरीके से एग्जाम प्रोसीजर क्या है और क्या क्या होता है। तो फिर पता चला कि हाँ ठीक है, यूपीएससी का करते हैं, कंफर्म हो गया था लास्ट ईयर तक आते आते। तो मैं पहले घर पे थोड़ा सा पढ़ाई शुरू की, तो फिर मेरे को लगा कि घर पे मैं अच्छे से नहीं कर पा रहा हूँ, तो फिर मैं दिल्ली शिफ्ट हुआ। फिर दिल्ली आकर और पता चला कि हाँ और भी एग्जाम यूपीएससी कंडक्ट कराती है, तो उसमें एक CAPF भी था, फिर उसके साथ मैंने CDS भी दिया था उस टाइम पे। अच्छा, हाँ CDS भी दिया था। क्या बात है। तो फिर वो क्वालिफाई नहीं हुआ, लेकिन CAPF भी दिया था उसी साल, तो आया होता तो इतना आइडिया नहीं था चीज़ों के बारे में। तो फिर धीरे धीरे फिर और भी चीज़ों से आइडिया लगा, पॉडकास्ट वगैरह देखे कि कैसे सोर्सेज को रेफर करना चाहिए। एक प्रशांत सर से CRPF में, उनका देखा कि उन्होंने क्या क्या सोर्सेज वगैरह बता रखे हैं, किस तरीके से फॉलो करना चाहिए, तो फिर उसके अकॉर्डिंग मैंने अपनी स्ट्रेटेजी प्लान की थी। वाह, वेरी नाइस। सो ये कब डिसाइड किया कि यार वर्दी वाली जॉब चाहिए? क्योंकि अभी हम कैमरे के पीछे से बात कर रहे थे, तो यू मेंशन्ड इट कि अभी टारगेट IPS है, तो ये फैसिनेशन, ये जो इंस्पिरेशन है लाइक वर्दी को लेकर या यूनिफॉर्म को लेकर, ये कैसे आया? मैम वैसे घर पे एक दादाजी थे हमारे, मतलब फैमिली में थे, तो वो थे MP पुलिस में थे वो। अच्छा। तो उनसे मोटिवेशन आया था कि कुछ वर्दी के लिए कुछ करना है, वर्दी में करना है। फिर धीरे धीरे कुछ इंस्टेंसेस हुए, तो उनके थ्रू पता चला कि हाँ वर्दी को थोड़ा और अप्रोचेबल बनाना चाहिए, लोगों के प्रति पुलिस का रुझान और बढ़ना चाहिए, कि वो अच्छे से समझें कि पुलिस उनकी हेल्प के लिए है, ना कि उन्हें डराने के लिए। लोग डर जाते हैं आजकल पुलिस को देख के कि हाँ पुलिस आ गई, पुलिस आ गई। तो इसलिए थोड़ा अच्छा और काम करेंगे, अच्छा। ऐसा कोई इंसिडेंट आपके साथ हुआ है जिसमें आप डर गए हो पुलिस को देख के और आपको लगा वो अप्रोचेबल नहीं है? जनरली मैं जब कोचिंग वगैरह जाता था 11th-12th के टाइम पे, तो बाइक से जाया करता था, तो डर लगता, पुलिस को देखते ही डर लग जाता था कि ये रोक लेंगे, पुलिस को बहुत है बहुत ज्यादा डर लगता था। तो ऐसे ही एक बार पकड़ भी लिया था, तो उन्होंने बोल भी दिया था कि हाँ ऐसे ही थोड़ी ना पुलिस बन जाते हैं, उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो फिर तब से थोड़ा मोटिवेशन ज़्यादा आ गया, हाँ पुलिस में कुछ करना है। तो फिर धीरे धीरे ऐसे ही CGL में भी मैं सोच रहा था एक्साइज इंस्पेक्टर के लिए कुछ रहता है, तो वो भी वर्दी वाली टारगेट कर रहा था मैं। फिर उसके बाद फिर IPS के लिए गया। खौफ है, डरा के रखना है लोगों को नहीं, हम डरा के नहीं, मतलब और अच्छे से लोग कोऑर्डिनेट कर पाए पुलिस के साथ। तो ऐसे कुछ रिफॉर्म वगैरह आगे चल गए, कोशिश करेंगे कुछ अच्छा कर पाए देश के लिए। वेरी नाइस। सो फैमिली में जैसे आपने यू हैव मेंशन, तो व्हाट योर फादर डज? मैम वो बिजनेस में इन्वॉल्व है बेसिकली। ओके, ही इज इनटू बिजनेस, बट आपके जो एक्सटेंडेड फैमिलीज हैं उनको देख के आपने सर्विसेज एंड ऑल में काम किया हुआ है। ओके, वेरी इंटरेस्टिंग। सो अगर हम जब प्रिपरेशन की बात कर रहे हैं, आपको ऑफ कोर्स यूनिफॉर्म सर्विस, यू मैनिफेस्टेड इट एंड इट हैपेंड विथ यू, राइट? तो जब प्रिपरेशन की बात करें, स्ट्रैटेजीज़ की बात करें, जैसे मैंने शुरुआत में ही बोला कि स्टार्टिंग में जब लोग आते हैं तो उनको नहीं पता होता कि कैसे स्ट्रैटेजाइज करना है, बिकॉज एवरीथिंग इज सो वास्ट। एंड जैसे रिसोर्सेज की बात करें, देयर आर मल्टीपल रिसोर्सेज फ्रॉम एवरीवेयर। हाउ टू शॉर्टलिस्ट दोज रिसोर्सेज के विच इज़ यूजफुल और नॉट? मैम जितना ज़्यादा हम कंटेंट के उसमें घुसेंगे तो और ज़्यादा किताब में, ORN में जाएंगे तो किताबें मिल जाएंगी, हर सोर्स के, हर सब्जेक्ट के लिए 10 किताबें हैं। लेकिन स्टैंडर्ड बुक को फॉलो करेंगे तो मुझे लगता है इजी प्रोसीजर, उसी को जितना रिवाइज करते जाएंगे तो मल्टीपल टाइम रिवीजन ज़्यादा बेटर है, ना कि 10 सोर्सेज से उसी चीज़ को, इन्फॉर्मेशन को गैदर करना। तो मैंने जो स्टैंडर्ड सोर्सेज थे, जैसे लक्ष्मीकांत के हो गई पॉलिटी के लिए, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम हो गई, तो इन्हीं को फॉलो किया था। ज़्यादा
इधर उधर जाएंगे तो गड़बड़ रहता है, सही नहीं रहता फिर। सो लाइक अगर हम फॉर द एस्पिरेंट्स अगर पूछें कि स्टैंडर्ड बुक्स में क्या क्या आती हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट्स के लिए स्पेसिफिक आते हैं, चूँकि आप भी डिफरेंट बैकग्राउंड से आए थे, ह्यूमैनिटीज़ आपके सब्जेक्ट्स नहीं थे, तो हाउ टू कोप अप विद द न्यू सब्जेक्ट्स एंड व्हाट वाज द मोस्ट चैलेंजिंग थिंग्स विथ यू? मेरे लिए पर्टिकुलरली वैसे हिस्ट्री मेरे को सही नहीं लगता था। हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा फैक्चुअल नॉलेज रहती है, ये कौन कब आया, किसने कब इन्वेजन किया, किसका कहाँ पे इंस्क्रिप्शन है, तो मुझे बहुत अनकंफर्टेबल लगता था। तो मैं जितना होता था उसको मॉर्निंग में जाता था सुबह लाइब्रेरी, तो सबसे पहले मैं हिस्ट्री को उठाता था कि जो जल्दी से रटना है उसको रटो, फिर उसके बाद कुछ देखेंगे। वो याद आ रहा है, हमारे स्कूल कॉलेजेस में एक कहावत वो पढ़ते थे ना, हिस्ट्री ज्योग्राफी बड़ी बेवफा, रात भर पढ़ी और सवेरे सफा। तो इसीलिए मैं सुबह जाके हिस्ट्री को करता था, फिर उसके बाद बाकी सब्जेक्ट को उठाता था। हाँ। तो मैं धीरे धीरे फिर उसके साथ ही हो गया था एडजस्ट। मॉडर्न हिस्ट्री तब भी कंफर्टेबल था उसके साथ। सो अगर जैसे बुक्स की बात कर रहे थे कि स्पेसिफिक जब कोई पर्सन आ रहा है प्रिपरेशन में, तो बेसिक बुक्स कौन कौन सी होंगी अगर हम नाम लिए तो? जैसे पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत बेस्ट है, स्पेक्ट्रम मॉडर्न हिस्ट्री के लिए हो जाएगी, साइंस के लिए चाहे तो डिफरेंट सोर्सेज है, लेकिन घटना चक्र मेरे अकॉर्डिंग सबसे बेस्ट है। उसमें सारे स्टेट पीएससी, सीएपीएफ, आईएएस तक के मिल जाते हैं, सीएपीएफ नहीं, तो उसमें काफ़ी डायमेंशन कवर्ड है क्वेश्चन उसके, तो वो सीएपीएफ के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहती है घटना चक्र अगर हम उसकी लगाते हैं। हिस्ट्री के लिए भी बाकी सोर्सेज के लिए, एंशिएंट के लिए आर.एस. शर्मा को रेफर कर सकते हैं। तो इस तरीके से डिज़ाइन करेंगे तो हो जाता है। तो जब आप ग्वालियर से दिल्ली आए तो इट इज़ अ मेट्रो सिटी एंड डेफिनेटली हमने सुना है कि जब ORN में आते हैं बच्चे और पढ़ाई करना शुरू करते हैं, ऑफ कोर्स एक माहौल होता है पढ़ाई का, जैसे आपने बोला कि लाइब्रेरी में आप 10-10 घंटे पढ़ते थे जाके, तो पहली बात तो हमने लाइब्रेरी की बड़ी स्टोरीज सुनी है। व्हाट इज़ योर स्टोरी? कहते हैं लोग कि वहाँ लोग 10-10 घंटे पढ़ने जाते हैं, बट कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ टाइम पास करते हैं, या कुछ आपके साथ ऐसा कुछ सिनेरियो है? हाँ, मतलब मैं सुबह जाता था तो सबसे कई बार ऐसा होता भी था कि मैं ही जाके गेट खोल रहा हूँ लाइब्रेरी का, कोई आया नहीं है। अच्छा। तो वो हाउस लाइब्रेरी थी, अंकल ऊपर रहते थे तो नीचे लाइब्रेरी थी, तो उनको बेल बजा दो सुबह 6 बजे 5 बजे जब जाना है, तो वो चाबी दे देते थे। तो मैं जाकर पढ़ता था। उस टाइम पे कुछ ऐसा नहीं था, कोई दोस्ती यारी ज़्यादा कुछ था नहीं उधर। जो थे रूम पे ही फ्लैट मेट थे मेरे, तो उनके खाना खाने जाता था तब उनसे बात हो जाती थी। बाकी लोग आते थे, ऐसा नहीं है कि लाइब्रेरी में सब पढ़ते ही आते हैं, और भी लोग आते थे जो टाइम पास वगैरह करते रहते थे। चल रहा है सब। कभी आपके लिए डिस्ट्रैक्शंस नहीं हुए कोई? नहीं मैम, लाइब्रेरी में ऐसा कोई डिस्ट्रैक्शन मैंने इन जनरल पूरी प्रिपरेशन के दौरान डिस्ट्रैक्शन मतलब इन द सेंस कभी मोटिवेशन में थोड़ा कमी लगता था कि काफ़ी फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है कि रोज जाओ फिर उसी को पढ़ो, तो कभी कभी बर्नआउट महसूस होता था। तो घर पे बात करके वो भी सही हो जाता था। घर पे कभी मैं थोड़ा पहाड़ों में घूमने का शौकीन हूँ, तो कभी उधर चला जाता था। वृंदावन चले जाओ तो वहाँ पे और अच्छा लगता है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। सो जब पहली बार प्रीलिम्स थे एंड नहीं हुआ सिलेक्शन मान लीजिए, तो कैसी फीलिंग थी वो फेलियर की? फेलियर की फीलिंग तो बहुत ही बेकार होती है, क्योंकि मैंने काफ़ी एग्ज़ाम दिए, यूपीएससी भी दिया, एमपीपीएससी भी दिया, तो कंसिस्टेंट फेलियर ही आ रहे थे, कोई एग्ज़ाम क्लियर हो नहीं रहा था, तो समझ नहीं आ रहा था क्या किया जाए, कैसे करें। तो फिर धीरे धीरे लेकिन भरोसा था कि कुछ कर लेंगे, इसी में यूपीएससी से कुछ करेंगे तो हो जाएगा। तो उसी तरह मैं कंटिन्यू करता रहा, थोड़ा डेडिकेशन के साथ लगे रहो रहते हैं तो बेटर रहता है, ना कि हम फिर उसके बाद दूसरे ऑप्शंस को तुरंत एक्सप्लोर करने लगे कि अब ये नहीं हो रहा तो हमें कुछ और ट्राई करना चाहिए। सेल्फ बिलीव होना बहुत ज़रूरी है इस जर्नी में। बट स्टिल लोगों को लगता है ना कि एक बैकअप प्लान होना चाहिए। व्हाट वाज योर बैकअप प्लान? कभी मैंने कोई बैकअप प्लान नहीं सोचा था। मैं हमेशा से क्लियर था कि आऊँगा करना इसी को है। जब कोई बैकअप प्लान कोई बैकअप प्लान नहीं था, क्योंकि अब मैंने बीबीए किया था तो उसके बाद कॉर्पोरेट ही अकेला था। हाँ, एमबीए कर सकते थे, तो एमबीए का कभी प्लान नहीं किया? एमबीए का मैंने नहीं सोचा था, अभी तो कोई ऐसा प्लान नहीं था इमीडिएट कि मैं जाके एमबीए कर लूंगा। लेकिन मैं बहुत क्लियर था कि बैकअप प्लान से थोड़ा फिर आदमी रिलैक्स हो जाता है मेरे अकॉर्डिंग, कि बैकअप आ गया तो रिलैक्स कि हाँ कुछ नहीं तो ये तो कर ही लेंगे। बट चूंकि यूपीएससी एक इतना बड़ा एग्जाम है और ऑनेस्टली बोले तो सिलेक्शन रेट तो बहुत ही कम है। तो एक और आजकल हम बहुत सारी बातें भी सुन रहे हैं, कुछ पिछले 2-3 सालों से लोग प्लान बी के बारे में बात करें कि होना ही चाहिए बैकअप प्लान। तो कभी ऐसी एंशियसनेस नहीं हुई कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए या कभी इस तरीके से? हम उसके लिए कई बार मैं फ्रीलांसिंग कर लेता था। फ्रीलांसिंग ऐसे कुछ किसी फ्रेंड के थ्रू एवेल्यूएशन के लिए, कोई कंटेंट क्रिएटर के तौर पे किसी कोचिंग वगैरह में। अच्छा। तो इस तरीके से मैं मैनेज कर लेता था जो फाइनेंशियल रहता था।
लेकिन ऐसा प्लान भी होना, लोगों के लिए अपना अपना प्राथमिकता होती है, लेकिन मेरे लिए प्लान भी नहीं था, क्योंकि मैं क्लियर था कि मेरे को करना है, इसी में है जो करना है। नाइस, इंटरेस्टिंग। तो मेंस के लिए अगर प्रिपरेशन की जब आपने शुरुआत करी, जब पहली बार प्रीलिम्स निकला, पहली बार तो वो क्या फीलिंग थी? क्योंकि जनरली लोगों को लगता है जब पहली बार प्रीलिम्स निकलता है उनको तो लगता है इंटरव्यू फाड़ दिया हमने। व्हाट वाज योर्स? मैम पहला प्रीलिम्स तो उसका हुआ नहीं था, सीएससी का। सीएससी का नहीं हुआ था। फिर सीएपीएफ उस टाइम मैंने कुछ और कोई एग्जाम नहीं भरा था। 1 साल का ब्रेक लिया आपने? हाँ, फिर उसके बाद मैंने कंसिस्टेंसी 6 महीने मेंस का पढ़ा, और फिर उसके बाद फिर प्रीलिम्स का फेज आ गया था। उसके प्रीलिम्स के फेज के साथ ही फिर सीएपीएफ होता है नेक्स्ट मंथ ही 2 महीने बाद, 25 मई के आसपास सीएससी, फिर उसके बाद 5 अगस्त को। तो उसी के दौरान मैंने बस ब्रेक में 5-10 दिन का प्रीलिम्स नहीं हुआ तो ब्रेक लिया, फिर वापस से सीएपीएफ का पढ़ना स्टार्ट कर दिया। अच्छा, तो जब मेंस की प्रिपरेशन करी, क्योंकि ऑफ कोर्स जो रिटन एग्ज़ाम है वो चाहे सीएससी का हो, इट्स अ वेरी टफ एग्ज़ाम, और चाहे सीएपीएफ का हो, क्वाइट डिफरेंट, क्वाइट लेंदी। स्पेसिफिकली लोग टाइम मैनेजमेंट में इसमें मात खाते हैं। आपने कैसे प्रिपरेशन करी? मैं मेंस के लिए मैंने आंसर राइटिंग पे काफ़ी फोकस किया था। जैसे कई बार मैं कोचिंग वगैरह में था, कोचिंग ज्वाइन किया था मैंने, तो उस टाइम पे मंथली वीकली टेस्ट हुआ करते थे, तो उसमें 2 क्वेश्चन के आंसर लिखने होते थे, तो वो एवेल्यूशन करा लेता था। फिर टीचर से कुछ सजेशन लेना होता था, आंसर लिख के दिखा दो तो वो भी बता देते थे। इस तरीके से प्रिपेयर किया। फिर हमने मेरे 1-2 दोस्त थे कोचिंग, जो रूममेट वगैरह थे, तो उनके थ्रू आंसर्स वगैरह हम सेल्फ इवेल्यूएट करने लगे थे, कि एक मेरा इवेल्यूएट कर देता था, वो मैं दूसरे का कर देता था, तो इस तरीके से भी किया था। तो काफ़ी आंसर लिखे थे मैंने, 500-600 आंसर जीएस के लिखे थे, फिर और भी आंसर लिखना चालू किया। फिर बीच में और भी चीज़ों में व्यस्त हो गया, सीएपीएफ का फिजिकल वगैरह आ गया, तो बीच में ब्रेक आ गया थोड़ा। अब फिर से स्टार्ट कर रहा हूँ सीएससी के लिए और अच्छे से। हाँ, बट सीपीएफ का रिटन तो निकल गया, क्लियर हो गया। हाँ, उसका हेल्प अल्टीमेटली हम जो हार्डवर्क करते हैं वो काम आता ही है मैम। इट वर्कड राइट। तो जब पहली बार मेंस देने गए और लिखने गए, एग्ज़ाम का प्रेशर था, वो एग्ज़ाम हॉल का, कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ हो जब आपको लगा हो कि वो शिट स्टक हो गया हो, या टाइम नहीं बचा हुआ है, या एकदम भागा दौड़ी हो रही है? एक मिनट मैम, इसका मेंस उसी दिन हो जाता है। सॉरी, क्या? सीएससी का मेंस अलग होता है। हाँ, इसका सेम डे नहीं, मैं रिटन का इन जनरल पूछ रही हूँ। अच्छा, मैंने सोचा कि नहीं, मैं इन रिटन का जनरल पूछ रही हूँ। मैं फिर से ले लेती हूँ इस चीज़ को। ठीक है। जब आप रिटन एग्ज़ाम देने जाते हैं, क्योंकि जनरली क्या होता है कि जब आप एग्ज़ाम हॉल में जाते हो वो प्रेशर अलग बिल्डअप होता है, तो उससे के साथ कभी कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ हो या ऐसा डील किया हो कि यार ये कैसे? नहीं, एग्जाम टाइम में मैम काफ़ी रिलैक्स होना काफ़ी ज़रूरी है मेरे अकॉर्डिंग। जैसे पहला एग्जाम दिया मैंने, पेपर 1 दिया, उसके बाद बीच में ब्रेक था, तो मैंने अच्छा कुछ लाइट खाना खाया, उसके बाद फिर मैंने थोड़ा रिवाइज किया जो फैक्ट, क्योंकि रिटन एग्जाम में फैक्ट, एग्जाम्पल, इनका काफ़ी रेलेवेंस रहता है, तो उसके लिए मैंने कुछ फैक्ट वगैरह देखे जो करंट रेलेवेंस थे। और अगर हम उसमें इनकॉर्पोरेशन करें, जैसे कुछ पीएम के थॉट, कुछ पीएम ने कोई स्टेटमेंट दिया, होम मिनिस्टर ने कोई स्टेटमेंट दिया जैसे टेररिज्म से रिलेटेड, उसको अगर हम इनकॉर्पोरेट करते हैं तो उसका वैल्यूएशन काफ़ी अच्छा रहता है आंसर। वाओ, सो दिस वाज योर टिप फॉर द लाइक, कोई भी अगर आप ऐसे लिख रहे हो या कोई भी ऐसे रिटन आंसर लिख रहे हो, तो दिस वाज योर टिप कि जनरली जो भी चल रहा है वो राइट डाउन करना है, लोगों का स्टेटमेंट आप कोट कर सकते हैं। हम करंट काम जैसे कुछ रेलेवेंस देते हैं, जैसे होम मिनिस्टर जी ने कहा है कि 31 मार्च 2026 तक हमें टेररिज्म खत्म करना है, और टेररिज्म पे ऐसे आया है, तो अगर हम उसको कोट करेंगे उनका स्टेटमेंट उसमें, तो काफ़ी यूनिक लगता है कि हाँ ये करंट से अपडेटेड है। तो इस तरीके से काफ़ी सही रहता है अगर ऐसे का वैल्यू एडिशन इसी से होता है मेरे। इन विच वाज द स्पेसिफिक टॉपिक और विच वाज द स्पेसिफिक सब्जेक्ट जिसके आंसर्स लिखने में बहुत ज़्यादा कठिनाई होती है? मैम ऐसा कुछ मैं अभी तो याद नहीं कर पा रहा हूँ। हाँ, फिर भी देखा जाए तो कुछ जो हिस्ट्री से या जैसे ज्योग्राफी से रिलेटेड जो टॉपिक होते थे, जैसे मैंने ट्रॉपिकल फॉरेस्ट का लिखा था मैं ऐसे, तो उसमें थोड़ा डिफिकल्टी हुई थी। बाकी टेररिज्म, आईआर ये मेरे इंटरेस्ट में थे, तो इनमें आसानी लगती थी मेरे को। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो जब मेंस हो गया और इसका भी रिटन हो गया, तब आपको क्या एक्सपेक्टेशन लग रही थी कि होगा या नहीं होगा? फिजिकल का कॉल आएगा, मेडिकल का कॉल आएगा या नहीं आएगा? मैम थोड़ा एंशियस तो था ही, क्योंकि पेपर निकल गया था, फिर उसका नाम मार्क्स वगैरह आंसर की से कैलकुलेट किए, तो लग रहा था हो जाना चाहिए। तो फिर वेट कर रहे थे, वीडियो देख लेते थे कि कट ऑफ कितना जाएगा। तो इस थोड़ा सही था, लेकिन चलता रहता था फिर। लेकिन दूसरे एग्जाम पे भी फोकस कर रहा था कि कुछ और एग्जाम आ रहे हो, मेंस के लिए पढ़ ही रहा था उस टाइम पे, क्योंकि प्री सीएससी का हुआ नहीं था, तो फिर मेंस का ही मैं फोकस करके चल रहा था। फिर जैसे ही रिजल्ट आया तो फिर पीईटी के लिए, फिजिकल के लिए, तो उसके लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी, वॉकिंग वगैरह। हाउ वाज द फिजिकल? गुड।
कोई ऐसे हर्डल्स, क्योंकि मैंने बहुत कहानियां सुनी है फिजिकल की, मैं वेट मेंटेन करने में, ये करने में, वो करने में बहुत दिक्कतें होती है लोगों को। पहले तो वेट सही था मैम, लेकिन उसके बाद बढ़ गया है अब रिजल्ट के बाद। तो जो मेन हर्डल था वो पार हो गया है ना, जिसके लिए चाहिए था वेट मैम मैनेज फिजिकल में मेरा हर्डल था बेसिकली लॉन्ग जंप। लॉन्ग जंप में बहुत इशू आ रहा था, स्टार्टिंग में हो नहीं रहा था। इवन मैं जो जैसे मेरा फिजिकल था 26/11 को था मेरा। तो 26/11 को मेरा फिजिकल था, तो मैं देने के लिए जाने से पहले मैंने 3 दिन पहले लॉन्ग जंप ट्राई किया। मैंने कहा आज देखते हैं होती है या नहीं। उससे पहले तक मतलब एक बार हुई थी मेरी बस लॉन्ग जंप, मैं क्लियर नहीं कर पा रहा था। अच्छा। तो मैं जाके ट्राई किया कि देखते हैं कुछ होता है या नहीं। तो उस दिन भी लॉन्ग जंप नहीं हुआ, तो थोड़ा स्ट्रेस था कि होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं, लेकिन फिर हो गया था ऊपर वाले की कृपा से। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो जब इंटरव्यू का टाइम आया, सो हाउ डिड यू प्रिपेयर, बिकॉज इट वाज योर फर्स्ट इंटरव्यू। सो कैसी फीलिंग थी फर्स्ट इंटरव्यू की, और सीधा यूपीएससी का इंटरव्यू दे रहे हैं आप? मैम इंटरव्यू के लिए डेप वगैरह था, तो उसके लिए मैंने नोट्स बनाना स्टार्ट कर दिया था। फिजिकल हो गया तो जनवरी फरवरी से स्टार्ट किया था। कितने मॉक्स थे? मॉक्स दिए थे मैंने करीब 20 के आसपास दे दिए थे मॉक्स। बाप रे, 20 मॉक्स थे। तो ये बहुत मतलब हेल्पफुल था, अगर मैं आपका ऑनेस्ट ओपिनियन पूछूं, या फिर काफ़ी मैसी था? मैम मैसी मेरे को नहीं लगा, जैसे काफ़ी हेल्पफुल ही लगा बल्कि, क्योंकि जितना जाएंगे उतना, जैसे पहला मॉक मैंने दिया था फेब में दे दिया था मैंने, फर्स्ट मॉक अपना फेब या मार्च में। उसमें मैं अपने आप को कुछ प्रेजेंट ही नहीं कर पाया उसमें, देखा जाए तो मैं बोल ही नहीं पाया। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे मैंने मॉक दिए, भले ही वो ऑनलाइन ही क्यों ना हो, किसी को भी दिए, फिर मैंने दूसरे तरीके से प्रिपेयर करना स्टार्ट किया। तो 20 मॉक हुए, तो उसमें मेरे को पता चल गया कि हाँ मैं कर सकता हूँ, कॉन्फिडेंस आ गया, चीज़ें तैयार हुई कि मैंने जो वहाँ पे नहीं बोल पाता था, फिर उसको घर पे आके देखना कि इसमें क्या बोल सकता हूँ क्या नहीं। और सबसे ज़्यादा एआई का हेल्प किया कि इसमें कैसे आंसर बोलना है। तो एआई का यूज मैंने बहुत ज्यादा किया। चैट जीपीटी और ग्रॉक। क्या पूछते थे? ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग सा है। जैसे मैंने कोई क्वेश्चन पूछा कि उन्होंने पूछा कि टेररिज्म को इट रियली हेल्प इन यस मैम, बहुत ज्यादा प्रिपरेशन। यस मैम। ओके, एंड स्पेसिफिकली इन पर्सनालिटी डेवलपमेंट, राइट? यस मैम, बहुत ज्यादा। मैंने सबसे ज्यादा चैट जीपीटी का यूज किया था। कोई भी क्वेश्चन दिमाग में आया रैंडम, मैंने एक डायरी बनाई थी अपनी। तो जैसे कोई भी आया मेरे को दिमाग में क्वेश्चन कि कुछ भी इम्पैक्ट क्या होने वाला है, आज गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया तो कैसे बोलोगे, तो मैं डायरेक्ट चैट जीपीटी पर सर्च करता था कि इंटरव्यू, यूपीएससी इंटरव्यू में इसका आंसर कैसे देना है। वो मेरे को एग्जैक्ट आंसर देता था, फिर मैं उसको नोट कर लेता था। फिर मैं देखता था कि हाँ और कोई डायमेंशन हो सकता है, तो मैं उसको ऐड कर लेता था। तो इस तरीके से मैं एक होलिस्टिक डायरी टाइप का बना लिया था। तो मेंस के लिए वो अच्छा काफी काम आया था इंटरव्यू के लिए। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। और आप उससे पूछ रहे हो जो चैट जीपीटी यूपीएससी में फेल हो गया था, आपको पता है ये न्यूज़ आई थी। वेरी नाइस। आप लेकिन काफी स्मार्ट हो गया मेरे अकॉर्डिंग। मतलब एआई का सदुपयोग तो किया है भाई आपने। काफी इंटरव्यू में मेरे को काफी हेल्पफुल लगा। वेरी नाइस। आपने यूसी एकेडमी में भी दिया, तो कैसा था एक्सपीरियंस मॉक का? मैम यूसी का मेरा सबसे अच्छा एक्सपीरियंस था। मेरा वन ऑफ द सबसे अच्छा मॉक यहीं पे गया था, क्योंकि फैकल्टी थी जो मॉक ले रहे थे मेंबर्स, काफ़ी एक्सपीरियंस है सर, रिटायर्ड उसमें आईएएस सर्विस में रहे थे। तो उन्होंने मॉक लिया तो फीडबैक काफ़ी अच्छा दिया था, डिटेल में पॉइंट बाय पॉइंट जो क्वेश्चन उन्होंने पूछे थे। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा। सो दिस इज क्वाइट सेपरेट, बट द डे ऑफ योर यूपीएससी इंटरव्यू, हाउ वाज इट एंड हाउ वाज योर फीलिंग एट दैट टाइम? मैम थोड़ा नर्वस था उस दिन सुबह जाते टाइम कि क्या होगा क्या नहीं। एक तो मेरा फर्स्ट डे था, तो सबसे पहले ये लग रहा था कि मेरा फर्स्ट डे क्यों आ गया है। 5 तारीख को मॉर्निंग शिफ्ट में था। अच्छा। कि कहीं सबसे पहले मैं ही ना जाऊँ उसमें बोलने के लिए। तो फिर गया तो ठीक था। फिर देखा 1-2 दोस्त वगैरह मेरे साथ में ही थे उस दिन, तो उनसे वो मेरे से पहले दे के आ चुके थे, तो वो बाहर मिल गए। तो मैंने पूछा कि कैसा रहा क्या था, तो फिर उन्होंने बताया कि हाँ ठीक है, मैम का ये पैनल था, उनका अलग था। फिर मैं गया, सोहेन सर का मेरा बोर्ड था, उन्होंने काफ़ी अच्छे से, कॉर्डियल बोर्ड था काफ़ी। और नर्वस तो होता है उस दिन, जो उसमें वॉक करना और जो सीट पे जाके बाहर बैठा देते हैं, सब याद आ जाता है उस बीच में कि क्या है क्या नहीं। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस चलेगा। तो जैसे आपने एंटर किया बोर्ड रूम में, एंड देन हाउ वाज इट? थोड़ा रिलैक्स्ड हुए या नर्वसनेस और बढ़ गई? मैम नर्वसनेस बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, थोड़ी सी बढ़ी, लेकिन सर ने जैसे मैं एंटर हुआ, सर बोलते हैं बैठो बैठो आराम से, चिल हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं, बैठो। तो बैठ गया। फिर उसके बाद उन्होंने जैसे ही क्वेश्चन, फिर बाकी कोई इंट्रो नहीं, उन्होंने पूछा ग्वालियर के बारे में बताओ। सीधा ग्वालियर के बारे में उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा। बल्कि एक्सपेक्टेड तो यही होता है ना कि पहले इंट्रो करेगा बंदा, पूछेगा कि अपने बारे में बताओ। उन्होंने यही पूछा सबसे पहले कि हर्षित तो ग्वालियर से हो, ग्वालियर किले के बारे में बताओ। तो सीधा वही उन्होंने वही क्वेश्चन पूछे, उसी से 1-2 क्रॉस क्वेश्चन,
फिर धीरे धीरे बाकी मेंबर्स ने फॉलो अप किया। Very nice. Any specific question where you got stuck in interview और any specific question जहाँ पर आपको आपके मॉक्स ने बहुत हेल्प किया हो कि आपको लगा हो ये तो यार रेप्लिका हो रहा है? जैसे मेरा जियोपॉलिटिक्स काफी इंटरेस्ट है मेरा उसमें, तो मेरा हॉबी भी उसमें वो था। तो मेरे को मॉक में सब बोलते थे कि तुमने ये क्यों डाल दिया, इसमें बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि कुछ भी पूछ सकते हैं वो। It's a very vast thing. बहुत वास्ट था। तो मेरा इंटरेस्ट था, तो मैं काफी पॉडकास्ट वगैरह सुनता रहता था। उसके अलावा ORF एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो बताते हैं कि किस तरीके से डिस्कस करते हैं वो करंट जियोपॉलिटिकल इवेंट्स, तो मैं उनके थ्रू सुनता रहता था। तो मेरा सबसे ज़्यादा हेल्पफुल वही हॉबी काम आया। जैसे एक मेंबर थे, तो उन्होंने क्वेश्चन पूछा कि आपको डोनाल्ड ट्रंप से सुपर प्रेसिडेंट, उससे ऊपर बना दिया, आपको सुपर प्रेसिडेंट बनाया USA का, तो आप बताइए आप उसको रखना चाहेंगे डोनाल्ड ट्रंप को या नहीं। तो मैंने पहले शॉक, तो फिर बोलते हैं कि इंडियन इंटरेस्ट को ध्यान में नहीं रखना, अमेरिकन इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। तो मैं फिर सोचा कि मैंने कहा क्या करना चाहिए। तो फिर मैंने बताया उनको आंसर, काफ़ी डायमेंशन। मैंने कहा मैम सर मैं रखना चाहूँगा, और फिर उनको मैंने डायमेंशन बताया कि इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव, चाइना के साथ उनके रिलेशन, ट्रेड में क्या इम्पैक्ट रहेगा, और नेशनल जो हमारा मागा कैंप है जो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, उसके लिए काम चल रहा है। तो वो काफ़ी इंप्रेस हो गए उसको आंसर से। उन्होंने 1-2 क्रॉस क्वेश्चन भी पूछे कि थोड़ा ये ऊपर तो नहीं बताया। मतलब बेसिकली उनको ये लगा कि हाँ पता है, US के बारे में पता है कि क्यों रखेंगे। तो काफ़ी डेप्थ में बताया उन्होंने। 2 क्रॉस क्वेश्चन भी पूछे, तो मैंने वो भी बता दिए। तो फिर वो बोलते हैं गुड 2-3 बार उन्होंने गुड कहा जियोपॉलिटिक्स पे बस। तो वहीं मैंने कहा कि हाँ अच्छा गया है इंटरव्यू। लेकिन एक और मेंबर थे, वो शायद साइकोलॉजिस्ट थे मेरे अकॉर्डिंग। अच्छा। तो उन्होंने इतने रैंडम क्वेश्चन पूछे, कहीं वो इस्लाम में पहुंच जाते थे। तो एक तरफ वो पूछ रहे थे कि किसी का एक साइंटिस्ट का नाम लिया था उन्होंने DRDO के, तो बोलते हैं इसका नाम बताओ, ये क्यों रेलेवेंस न्यूज़ में था अभी। तो मुझे ऐसा कुछ पता ही नहीं था, तो थोड़ा नर्वस हुआ मैं। तो उन्होंने पूछा था क्वेश्चन MIRV टेक्नोलॉजी के बारे में जानते हो? तो मैंने कह दिया कि सर, मैंने गलत आंसर दे दिया। तो बोलते हैं कि गैस कर रहे हो? मैंने कहा यस सर। तो फिर मैं डर गया, मैंने कहा ये गलत बोल दिया, ये कहीं नेगेटिव ना ले जाए सर। फिर उसके बाद मैंने कवर अप जियोपॉलिटिक्स के थ्रू कर लिया था। लेकिन मैं फिर उन्होंने बाकी मेंबर ने गुड बोला। फिर आखिरी में एक इंसिडेंट और हुआ था। क्या? तो सर ने पहले सबका हो गया, तो सर बोलते हैं कि अच्छा अर्षित ठीक है हो गया आपका इंटरव्यू, जाइए। जैसे मैं खड़ा हुआ, सर बोलते हैं बैठो एक क्वेश्चन और है तुम्हारे लिए। तो स्वयं सर पूछते हैं कि दिस इज स्ट्रेंज राइट, एंड ऐसे हार्ट अटैक देने वाली चीज है ये तो उन्होंने उठाया, फिर बैठा दिया मेरे को लौट के। तो बोलते हैं अच्छा एक क्वेश्चन और बता के जाओ, तुमने SSB को फर्स्ट प्रेफरेंस क्यों रखा है? तो फिर मैं तो पहले तो समझ ही नहीं पाया ये क्या हुआ। उन्होंने बैठा दिया दोबारा से, अब बताओ आंसर। तो फिर मैंने दिया, फिर उसके बाद आंसर दिया। फिर बोलते हैं ठीक है ओके जाओ। अच्छा, अगर ऐसे मतलब चूंकि आपसे तो पूछे ही है, तो अगर ऐसे प्रेफरेंसेस को लेकर आंसर देने को बोल दिया जाए तो क्या देंगे? मेरे अकॉर्डिंग सबका अपना अपना जो बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग आंसर देना चाहिए। जैसे SSB में मेरा इंटरेस्ट था पब्लिक सर्विस, और SSB एक मेरे को कंप्लीट फोर्स लगती है। वो इंटेलिजेंस का भी काम करती है, वो बॉर्डर सिक्योरिटी भी, ओपन बॉर्डर को हैंडल करती है। वो प्लेन्स में भी है, माउंटेन्स में भी है, वो बर्फीले एरिया में भी है, सब जगह है वो। और सबसे बेस्ट फोर्स मेरे को वही लगती थी। तो मैंने उनको बताया कि मैं उसके थ्रू वो असम के और अरुणाचल के ट्राइबल एरिया को एक्सप्लोर कर सकता हूँ, माउंटेन में रह सकता हूँ, प्लेन में। तो वो काफ़ी इंप्रेस हो गए उस आंसर से, बोलते हैं गुड जाइए तुम भी। तो उन्होंने 2-3 बार गुड बोला, तब मेरे को लगा कि हाँ ठीक गया है, बाकी देखते हैं फाइनली। अच्छा अभी बताओ, अभी डोनाल्ड ट्रंप को होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? अभी तो थोड़ा पर्सनल ओपिनियन ना, अभी तो हो गया। मैं अभी थोड़ा इंडिया के लिए थोड़ा सही नहीं चल रहा है। वो ऐसे बड़ा फ्लेकी सा नहीं है? बहुत ज्यादा है। अभी तो रिसेंटली कल मैं न्यूज़ पढ़ रही थी ट्विटर पे कि डोनाल्ड ट्रंप हैज डाइड। Have you read that news? हम कल ही न्यूज़ में था। कल ही था, हाँ। ट्रंप मर गया। ऐसा कुछ नहीं, वो चलता रहता है। लेकिन काफी वो शेकी सिचुएशन में है। बहुत ही ज्यादा। अपने इंटरेस्ट के लिए वो कुछ भी फ्लेकी है दिमाग से, पता नहीं कब क्या कर ले। खैर चलिए, हमें क्या ही है। और खैर जब रिजल्ट आया फाइनली, सो व्हाट यू वर एक्सपेक्टिंग कि हो ही जाएगा, या कैसा लग रहा था, क्या फीलिंग थी? क्योंकि इनर एक होती है ना, इनर कॉलिंग्स, एंड आपके इंट्यूशंस आपको बता देते हैं। हम मैनिफेस्ट तो मैं पूरे साल से कर रहा था कि हो जाना चाहिए। लेकिन रिजल्ट के टाइम पर डर तो लगता ही है कि होगा या नहीं होगा। इंटरव्यू में फिर वो गलती जो मैंने की थी कि गलत बोल दिया था एक आंसर, उसको बार बार याद कर रहा था कि सर ये गलत ना हो गया, इसकी वजह से कहीं नंबर ना काट लिए हो।
क्योंकि इंटरव्यू का कुछ बहुत रैंडम रहता है, किसी को नहीं पता कि कैसा गया है, उन्होंने किस तरीके से आपको परसीव क्योंकि किया है। लाइक जो भी है रिटन एग्जाम है, फिजिकल है या ऑप्शनल है, सब आपके हाथ में है। उसमें सामने वाले पे, और वो किस तरीके से आपको परसीव कर रहे हैं सामने, कि किस तरीके से जज किया। साइकोलॉजिस्ट बैठे होते हैं, शक्ल से पहचान जाते हैं भाई क्या चल रहा है। तो मैंने गलत आंसर भी दिया, तब भी मैं हंसी रहा था, मैंने कहा सॉरी सर मैं जानता नहीं था इसके बारे में। तो वो काफ़ी इम्प्रेस थे कि हाँ ठीक है ये बता तो रहा है जो भी रियलिटी है। तो अच्छा था उस पर। और रिजल्ट आया तो था थोड़ा लग रहा था कि हो जाना चाहिए। मैं कट ऑफ के बारे में डर तो लगता ही है कि कितना जाएगा क्या है, तो फिर भी मैं था थोड़ा उम्मीद तो थी कि हो जाना चाहिए हो जाना चाहिए। फिर सडनली रिजल्ट आ गया था। वेरी नाइस। तो कैसी फीलिंग थी, घर वालों ने क्या मतलब बोला कि हाँ भाई? उस दिन बेसिकली रिजल्ट आना था, तो सुबह से चल रहा था कि रिजल्ट आएगा रिजल्ट आएगा। तो शाम को 6:30 पे घर वालों को कॉल आया कि रिजल्ट नहीं आया अभी। मैंने कहा कि आज तो मुश्किल है, अब नहीं आ रहा है। तो फिर उसके बाद So you were in Delhi only at दिल्ली में था मैं। प्रिपरेशन अगले एग्जाम्स की कर रहे हाँ, तो बाकी के लिए देख रहा था। तो मैंने कहा कि अभी आज मुश्किल है, आज नहीं आएगा। तो फिर 7 बजे के आसपास वो फाइल आई, और मैंने खुद भी नहीं देखा। मेरे पास में मेरा फ्रेंड बैठा हुआ था, लाइब्रेरी में ही बैठे हुए थे हम दोनों। तो वो चेक कर रहा था रिजल्ट अपना। तो उसके बाद मेरा रोल नंबर भी था, क्योंकि मैं इंटरव्यू के लिए उसके साथ प्रिपेयर कर रहा था। तो मैं बैठा हुआ था, तो अचानक वो पीडी बोलता है रिजल्ट आ गया। तो मैंने कहा अचानक कैसे आ गया, अभी आ ही नहीं सकता है, अभी थोड़ी ना आएगा, आज तो 7 बज गए, अब रिजल्ट कैसे आएगा। तो फिर वो पीडीएफ में देखता है, तो मैं बाहर निकल जाता हूँ कि मुझे डर लगता है मैं अपना खुद देखूंगा, इससे नहीं देख पाऊंगा। तो बाहर जाके देखता हूँ किसी को कुछ ग्रुप में आई ही नहीं है पीडीएफ। तो फिर वो अंदर गया, मैंने कहा पीडीएफ आई ही नहीं है कहीं पर। तो वो बोलता है कि ये देखो तुम्हारा हो गया। तो उसने बताया मेरे को कि मेरा हो चुका है। तो फिर मेरे को भरोसा नहीं हुआ, मैंने कहा ये क्या हो गया। फिर बाहर से आके फिर लोगों ने को बताया, फिर मैंने तो क्रॉस चेक किया, मैंने कहा अभी नहीं ये कंफर्म नहीं हुआ है। फिर पीडीएफ देखी तो हाँ उसमें था आगे 08226760। तो ठीक है, फिर उसके बाद घर पे बताया। तो काफ़ी इमोशनल मोमेंट था, लेकिन अच्छा था वो। वेरी इंटरेस्टिंग। फैमिली के लिए एक बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है कि आपके मॉम डैड की जो तपस्या है वो सफल हो गई है, ये वाली वाइब आती है, राइट? सो चूँकि हॉबीज़ क्या रहे हैं, क्योंकि अभी तक आपने जो जर्नी बताई है ना, आपने बताया मैं तो बस ऐसे आया था जैसे घोड़ा होता है ना, ऐसे यहाँ इधर नहीं देखना उधर नहीं देखना, नो डिस्ट्रैक्शंस एंड नथिंग एल्स। तो क्या करते थे जब डीमोटिवेट होते थे, या जब ऐसा लगता था यार 24 घंटे तो कोई पढ़ नहीं सकता है, क्योंकि कुछ ना कुछ मनोरंजन के लिए, डिस्ट्रैक्शन इन अपने खुद को मोटिवेट करने के लिए भी कोई करता है। सो व्हाट वाज योर दोज पॉइंट्स कि जब पढ़ने का हो गया, जैसे आपने बोला रिवॉर्ड वाला सीन के खा लेता था, कुछ अच्छा सा खा लेता था जाके, है ना, बट इसके अलावा और क्या करते थे? कभी डिमोटिवेट हो गए, कभी पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, तो मैं पार्क में घूमने चला जाता था। अकेला मेरे को रहना काफ़ी पसंद है, तो मैं अकेले जाके क्या करते हैं, क्या सोचते हैं आप अकेले रह के? अच्छा लगता है मेरे को अकेले बैठना, तो मैं पार्क में जाके बैठ जाता था, थोड़ा इंट्रोस्पेक्ट करते हैं कुछ? हाँ, कुछ कि आज किस तरीके से और क्या करना चाहिए क्या करना। तो अकेले रहना मेरे को अच्छा लगता है जनरली। मैं कभी भी रूम पे अकेला बैठा रहता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं होती मेरे को। अकेला मैं घूमने भी जा सकता हूँ, सब बढ़िया। सोलो ट्रैवलिंग करते हैं, पहाड़ों पे अकेले जाते हैं? मैं सोलो में पहाड़ों पे भी जाता हूँ, वृंदावन जाना है तो सोलो ट्रैवलिंग करते हैं बेसिकली। अच्छा लगता है मेरे को सोलो। ये आपने अपने डेफ में भी लिखा था? नहीं, ये नहीं लिखा था मैंने। क्यों नहीं लिखा? ये लिखना चाहिए था, बड़ा इंटरेस्टिंग होता। मैंने फिर उसका लिख दिया था उसमें जियोपॉलिटिक्स, तो ऑलरेडी उसके लिए काफ़ी टेंशन थी, तो मैंने कहा कि ये इतना काफ़ी है। वेरी नाइस वेरी। तो ऐसे कभी ऐसे हुआ कि बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट फील कर रहे हैं, बस बैग उठाया और निकल लिए? हाँ, एक बार ऋषिकेश के लिए, मेरे को ऋषिकेश मेरी फेवरेट डेस्टिनेशन है। मी टू, आई लव ऋषिकेश। मेरे को सबसे बेस्ट लगता है कि वहाँ जाओ, घाटों पे बैठो मस्त, और शांति। सबसे बेस्ट चीज है सबसे बेस्ट जगह गंगा किनारे बैठना, सबसे बढ़िया। मैं लिटरली ऋषिकेश 10-12 बार जा चुकी हूँ। दिस इज माय ऑल टाइम फेवरेट गो टू प्लेस। हमेशा परफेक्ट लगती है वो जगह मेरे को। वेरी वेरी ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल। सबसे मस्त घाटों पे जाके बैठ जाओ, नहाओ मस्त, जो करना है, अकेले कोई टेंशन नहीं, और जो आवाज़ सुनते रहो बस गंगा जी के, बस बाकी कुछ नहीं। वेरी वेरी नाइस। पता है मैं कई बार जाती हूँ, मैं रात में बैठ जाती हूँ। जैसे रात में क्या होता है कि वहाँ पे ऐसे पानी का लेवल बढ़ जाता है, तो वो घाटों पे नहीं जाने देते हैं। सो आई जनरली स्टे इन हॉस्टल्स ओनली। तो मैं हॉस्टल से जाऊँगी, और कहीं ना कहीं हॉस्टल्स में पासेस होते हैं, पीछे का रास्ता कोई ना कोई कुछ ना कुछ तो नदी किनारे जा रहा होता है। तपोवन साइड में है उधर, तपोवन में ही, लक्ष्मण झूला के साइड पूरा एरिया जो बसा है, तो वहाँ हम जाते हैं। और बस मैं तो रात के 12-1 बजे जाती हूँ, और
वो वक्त इतना शांति वाला होता है मुझे लगता है। और वो या तो आप तब बैठो या आप सुबह सुबह 4-5 बजे जाकर बैठो। सब बहुत ही शांति वाली जगह है। वेरी नाइस। तो दोस्ती की बात आपने बहुत ज़्यादा करी कि मैं दोस्तों के बहुत क्लोज रहता हूँ, मेरे से फ्लैटमेट्स ही रहते थे। तो कितना इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड सर्किल होना एक ड्यूरिंग योर यूपीएससी प्रिपरेशन, कितना हेल्पफुल होता है, क्या प्रॉज एंड कॉन्स होते हैं? मैम दोस्त मेरा जैसे जब मैं आया था यहाँ पे तो मेरे स्कूल के दोस्तों के साथ रहता था मैं। अच्छा, हाँ, वो क्या करते थे यहाँ पे? एक जॉब करता था, हाँ। एक दूसरा इंटर्नशिप करने आया हुआ था 2-3 महीने के लिए। हाँ। तो अच्छे दोस्त थे मेरे, तो स्कूल वाले दोस्त हैं वो तो। हाँ, स्कूल के साथ। फिर वो धीरे धीरे जाने लगे, अब वो ऑस्ट्रेलिया चला गया, वो जॉब करने लगा, तो सबका अपना अपना सेट है। लेकिन फिर उसके बाद धीरे धीरे वो मोटिवेट पुश करते थे, ऐसा नहीं था। वो मेरे अच्छे दोस्त हैं, हमेशा रहेंगे वो। और सबसे ज़्यादा फेज मेरी दोस्ती का मैं इंटरव्यू में, जो मेरे लाइब्रेरी के 1-2 दोस्त और थे, हाँ, जिनका CAPF निकल गया था, हाँ, तो हमारा फिक्स था कि हम रात के टाइम पे 10 बजे टाइम फिक्स था, 10 से 10:45 या 11:15 या 10:30 तक। तो हमको एक ग्रुप डिस्कशन करना होता था, एक दूसरे का क्वेश्चन पूछेंगे डेफ में से कुछ, तो फिक्स था कि वो करना ही है। उससे हमारी इंग्लिश भी इम्प्रूव हो रही थी कि बात करने से तो इंग्लिश भी इम्प्रूव हो रही थी, और जो अलग अलग डायमेंशन लोगों के पता चल जाते थे। तो ऐसे मौक हमने रोज देते थे एक दूसरे को कि आज तुम दोगे, आज मैं दूंगा, आज तुम दोगे, आज मैं दूंगा। तो काफी अच्छा था वो दोस्ती की वजह से ही इंटरव्यू में अच्छे नंबर आ पाए मेरे। तो कुछ रिलेशनशिप नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, कभी नहीं रहा। नहीं, ऐसे क्या कह रहे हो, शर्मा जी का लड़का एकदम शरीफ है? नहीं, हम ऐसा कुछ नहीं था, सिर्फ पढ़ाई पे फोकस कर रहे थे। हाँ, पहले मेरी दोस्ती यारी थी, मतलब 11-12 तक अच्छी दोस्ती, मैं घूमता करता था सब। क्या आप समाज के वही शर्मा जी के लड़के हैं जिनको देख के जो बाकी के माँ बाप बोलते हैं शर्मा जी के लड़के को देखो? नहीं, मैं आप तो पक्का बोलते होंगे कि देखिए ना, शर्मा जी के लड़का देखिए यूपीएससी CAPF निकाल लिया है। हाँ, अब थोड़ा अच्छा, घर वालों को भी अच्छा लगता है। लेकिन हाँ, 11-12 तक खूब मस्ती की, लेकिन यहाँ आया उसके बाद मैंने कोई ऐसा कुछ नहीं, सब बहुत क्लियर था कि यार यही करना है। क्योंकि अब डिसाइडिंग टाइम था कि अब तो कुछ करना ही है, इसके बाद और क्या ही बचा है, तो इसलिए। So what you suggest, what has been the one mantra during your entire journey from 2022 से लेके अब तक? मैम सबसे ज़्यादा मैं हार्डवर्क को प्रायोरिटी दूंगा हमेशा, क्योंकि हार्डवर्क अकेली चीज़ है जो कुछ भी कर सकता है। Not smart work? स्मार्ट वर्क है, लेकिन अगर स्मार्ट वर्क आप 4 दिन में 2 बार करेंगे तो क्या इतना मैटर नहीं करेगा। हार्डवर्क आप रोज कर रहे हैं, रोज जाएंगे लाइब्रेरी, 10 घंटे पढ़ेंगे। कंसिस्टेंसी हार्डवर्क, हाँ, दोनों चीजें मैटर करती हैं। दोनों। अगर कभी ऐसा नहीं सोचा आपने कि स्मार्ट वर्क भी कर लेते हैं? ये आजकल की जो थ्योरी है वो तो बेसिकली यही है कि जो इवन मैंने देखा है कि कोचिंग क्लासेस वगैरह में भी जो पढ़ाते हैं टीचर्स भी बोलते हैं कि हार्ड वर्क मत करो, स्मार्ट वर्क करो। वो स्मार्ट वर्क कब ओवर स्मार्ट में कन्वर्ट हो जाता है फिर पता नहीं चलता। पर जनरली आजकल तो बहुत सारे क्लासेस में भी सारे टीचर्स फैकल्टीज भी यही बोलते हैं कि स्मार्ट वर्क करो, हार्ड वर्क मत करो। और हार्ड वर्क करने के लिए बहुत हार्ड वर्क ही करना पड़ता है, स्मार्ट वर्क थोड़ा जल्दी हो जाता है। बट वाई यू चूज हार्ड वर्क ओवर स्मार्ट वर्क? मैम स्मार्ट वर्क कई बार क्या होता है, ज़्यादा स्मार्ट हो जाते हैं लोग। आजकल के जेन ज़ी जनरेशन में ऐसा ही है, लोग ज़्यादा दिमाग लगाने लगते हैं चीज़ों में अपना कि नहीं हम ऐसा कर लेंगे तो बेटर हो जाएगा। तो जेन ज़ी जनरेशन में क्या है, लोग अपने अकॉर्डिंग परसीव करते हैं चीज़ों को। जैसा टीचर बताएगा कि स्मार्ट वर्क प्लस हार्ड वर्क हो तो बेटर रिजल्ट आएंगे, बल्कि तो वो अपने अकॉर्डिंग ज़्यादा स्मार्ट हो जाएंगे, तो फिर वो उसको रिड्यूस कर देंगे चीज़ों को करना। एफर्ट ही नहीं देंगे कि नहीं ये तो ऐसा कर लेंगे हम, आंसर राइटिंग अभी नहीं बाद में कर लेंगे। तो इस तरीके से मेरे को लगता है कि ये नहीं, लाइफ में डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी हमेशा होनी चाहिए, तभी रिजल्ट आएंगे, वरना तो नहीं आएगा। सो बेसिकली अगर हम आपका एक टाइम टेबल जाने, अगर हम एक शेड्यूल जाने, क्या आपका एज एन एस्पिरेंट क्या शेड्यूल रहता था? जैसे मैं जनरली सुबह उठता था, तो उसके बाद लाइब्रेरी के लिए जाता था। 5 बजे मैं उठ जाता था ऑलमोस्ट। 5 बजे से फिर लाइब्रेरी के लिए जाता था, 6:30 तक मैं लाइब्रेरी पहुंच जाता था। फिर एक शेड्यूल रहता था 3-4 घंटे का मेरे को देना है, तो 9 बजे तक मैं एक शेड्यूल देता था पहला। फिर ब्रेकफास्ट के लिए जाता था, बाहर थोड़ा कुछ खा पी के आता था। फिर 9:30 पौने 10 तक कुछ खा पी के वीडियो देखता था कुछ एंटरटेनमेंट के लिए। क्या देखते थे? स्टैंड अप कॉमेडी देखता था मैं जनरली। तो बस्सी भी देख लेता हूँ। और क्या क्या देखते? और भी समय रैना का चलता रहता था, तो उसका देख लेता था। तो क्या कह रहे हो, समय रैना का नाम मैं मेंशन नहीं करना चाहता था। तो समय रैना को देख लेता था, फिर और भी हर्ष गुजराल सबका देखता था। तो उस टाइम पे एक था हमके थोड़ा एक फन लाइट मूड हो जाता है। लाइब्रेरी में ही लेके आता था, खा के
थोड़ा एंटरटेनमेंट करके फिर 10 बजे से दूसरा शेड्यूल रहता था। 10 से 12:30 तक मैं एक दूसरा पढ़ता था। फिर उसके बाद फिर घर जाता था खाना वाना खाने के लिए, खाना खा के पी के फिर उसके बाद आता था 2:30-3 बजे तक। फिर एक पावर नैप भी लेके आता था घर पे कि सो के थोड़ा इससे और अच्छे से पढ़ पाऊँ। फिर 5 बजे तक पढ़ता था। 5 बजे फिर मैं 1-1.5 घंटे के लिए पार्क घूमने जाता था, थोड़ा वॉक करने के लिए 1.5 घंटे तक, 6:30 तक। फिर 8 तक मैं पढ़ता था, 8 साढ़े 8 तक। फिर मैक्स घर पे आया। रोज़ घर पे बात करने का रूल था कि जाओ घर पे बात करो, खाना खाओ और फिर थोड़ा और एंटरटेनमेंट वीडियो वगैरह देखा, खा पी के सो जाओ। दिस यूज्ड टू बी अ प्रॉपर शेड्यूल। एंड व्हाट यू सेइंग कि अगर आपने ये, क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लिया है, यू हैव स्टार्टेड प्रिपेयरिंग इन 2022 ओनली एंड यू गॉट सिलेक्टेड इन 2024 एग्जाम, राइट? तो 2 साल भी अगर आप रेगुलर इस परफॉर्म कर रहे हैं, इस तरीके से शेड्यूल कर रहे हैं, एंड दिस वाज योर रेगुलर शेड्यूल फॉर 2 years। नो मैम, रेगुलर तो नहीं, लेकिन बट एग्जाम के टाइम में चेंज होता था। एग्जाम के टाइम में मैंने जनवरी से लेकर मई तक मैंने अप्रोक्सीमेटली रोज इसको फॉलो किया है। रोज मतलब बीच में अगर कुछ कम हो गया कि मैं कहीं टेस्ट देने चला गया हूँ तो कम रहेगा ऑब्वियसली बात। तो उसके अलावा मैंने रोज फॉलो किया है इसको। या बढ़ाते भी थे टाइम? कई बार मैं पुश करता था कि 12 तक ट्राई करूँ, लेकिन 12 तक होने में फिर वो बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाता था मैं उस टाइम पे। तो फिर मन नहीं करता था कुछ भी करने का। तो उसके अलावा फिर, लेकिन अगर इसको एस्पिरेंट रोज अगर मैं कहता हूँ 6 महीने तक फॉलो कर ले एग्जाम के लगातार रोज इस शेड्यूल का, तो आराम से कोई भी एग्जाम निकाला जा सकता है मेरे अकॉर्डिंग। वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। तो अगर सबसे ज़्यादा नंबर गेम की बात करें हम, कि व्हाट इज़ दैट स्पेसिफिक सेक्शन ऑफ द एग्ज़ाम और कोई स्टेज जिसमें सबसे ज़्यादा नंबर गेम काम करता है और गेनिंग भी होता है? सबसे ज़्यादा पेपर 1 होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, लेकिन मेरे लिए इंटरव्यू था। इंटरव्यू अगर अच्छे से कर लो तो इंटरव्यू बहुत अच्छा जा सकता है। लेकिन रैंडमनेस तो हर चीज़ में रहती है, लेकिन इंटरव्यू मेरे लिए सबसे अच्छा था क्योंकि मेरे 117 मार्क्स थे और 150 में से। तो और अगर रिटन एग्जाम की बात करें तो कौन से टॉपिक वाइज या सब्जेक्ट वाइज कौन सा सबसे ज़्यादा नंबर गेम होता है? सबसे ज़्यादा पेपर 1 ही है मैम। पेपर 1 ही होता क्योंकि पेपर 2 में पता नहीं कहाँ कैसी मार्किंग होगी, कैसे चेकिंग होगा। पेपर 1 में सबसे ज़्यादा स्कोरिंग का चांस रहता है। जितना आप स्टैटिक को बार बार रिवाइज करेंगे और करंट का मैगजीन को अगर फॉलो करते रहेंगे तो उसमें जितना आपने लीड ले लिया वो आगे चल के अल्टीमेटली हेल्प करेगा। क्योंकि इंटरव्यू की रैंडमनेस है, आपको पता नहीं कितना मार्क्स आएगा, क्या आएगा, तो पेपर 1 रैंक डिसाइड करेगा। दैट्स इन योर हैंड स्पेसिफिकली। जैसे आपने करंट की बात करी है, करंट स्टेट्स की बात करी है, सो एक तो आपने घटना चक्र का नाम लिया, राइट? इसके अलावा न्यूज़पेपर क्या आप डेली रीड करते थे एंड हाउ इट इज़ इम्पॉर्टेंट? क्योंकि लोग बोलते हैं कि यूपीएससी में न्यूज़पेपर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैम, जो भी एग्ज़ाम की नई प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए सबसे न्यूज़पेपर तो सबसे ज़रूरी है, क्योंकि उससे आइडिया लगता रहता है चीज़ें क्या चल रही है। अभी जैसे बजट आया है तो उससे रिलेटेड पता चलता है लोगों को क्या और क्या आया है नया मार्केट में। कोई खबर है, ट्रम्प टैरिफ इम्पोज कर रहा है तो उसका क्या इम्पैक्ट होंगे इकोनॉमी पे, कौन से सेक्टर अफेक्ट करेंगे। तो इस तरीके से अगर न्यूज़पेपर देखते हैं तो हमें चीज़ों के बारे में बेटर अंडरस्टैंडिंग बनती है। लगभग कितना टाइम पर डे आपको न्यूज़पेपर में बिताना चाहिए एंड व्हाट आर द मेन पेजेस स्पेसिफिकली जिनको आपको पढ़ना ही पढ़ना है? सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बेसिक टाइम की बात करते हैं पहले, तो टाइम 30 to 45 मिनट मैक्स, क्योंकि उसको हम रिटेन नहीं कर सकते ज़्यादा टाइम तक कि कोई न्यूज़ आई उसको रिटेन करके रखें। उसको नॉर्मल न्यूज़पेपर की तरह रीडिंग करो एक बार, 30 to 45 मिनट लो, जो इंपॉर्टेंट लग रहा है बहुत ज़्यादा कि हाँ इसको मैं यूज़ कर सकता हूँ किसी और सेक्शन में। जैसे कोई एथिक्स का केस हुआ हो, केस स्टडी आई हुई है न्यूज़पेपर में, उसको हम नोट करके रख सकते हैं, जो बाद में ऐसे में यूज़ कर सकते हैं, एथिक्स के पेपर में यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा अगर उसको कुछ प्रॉपर पेज देखे जाए कौन से पढ़ने ही चाहिए, तो मेरे लिए एडिटोरियल सबसे इम्पोर्टेंट पेज हो सकता है, और इंडियन एक्सप्रेस का एक्सप्लेन्ड पेज, उस पर वो काफ़ी इंपॉर्टेंट लगता है मुझे। वेरी नाइस, वेरी इंटरेस्टिंग। इसके अलावा अगर कुछ ऐसी बुक्स आप लोगों को सजेस्ट करें जो ड्यूरिंग प्रिपरेशन आपके जो एक जजमेंट प्रोसेस, थॉट प्रोसेस होता है उसको हेल्प करती है या राइटिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, एक्सेप्ट द सिलेबस? हम कई बार कोई मेन इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी, जैसे हम कह सकते हैं कि वाइस प्रेसिडेंट कोई स्पीच दे रहे हैं, प्रेसिडेंट का जो एड्रेस होता है पार्लियामेंट को, उनको हम देखें तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई जाती हैं उस टाइम पे उनके द्वारा। जैसे वो कुछ डेटा कोट कर देंगे कि सब मेरी सरकार ने ऐसा किया, तो उसको हम यूज़ कर सकते हैं अच्छे से एग्जाम में। और कई बार जैसे कि मैंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर के स्टेटमेंट को हम वर्बेटिम कोट करेंगे तो उसके मार्क्स मिलते हैं एग्जाम में, मैंने काफ़ी यूज़ भी किया था। तो
उस वजह से मेरा पेपर भी छूट गया था, लेकिन क्योंकि मैं थोड़ा याद नहीं कर पा रहा था, तो उसको यूज़ करेंगे तो काफ़ी काम करता है। और इनके स्टेटमेंट सुनने में कोई ऐसा प्रॉब्लम भी नहीं है, ज़्यादा ऐसा नहीं कि बायस्ड होकर सुनना चाहिए, न्यूट्रली सुनोगे तो काम भी आएगा वो। और एनी बुक्स के नाम कोई है आपने अगर पढ़ी हो साथ साथ में जो आपको लगा हो हेल्पफुल हो, कोई नोवेल्स या किसी की ऑटोबायोग्राफी और समथिंग एल्स? मैंने हिटलर की पढ़ी थी। वेरी इंटरेस्टिंग। क्यों भाई? मैम उस टाइम पे कुछ लगा था कि एक बुक को भी स्टार्ट करते हैं पढ़ना, तो मैंने काफी आधी पढ़ ली थी। डिड यू मेंशन दिस ऑन योर डेफ? नो मैम, आई एम नॉट। अगर मेंशन करते ना, आई एम टेलिंग यू बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि बहुत ज़्यादा। मैम ऑलरेडी मेरा इंटरव्यू काफ़ी लंबा हुआ था, अप्रॉक्स 28 मिनट का हुआ था, तो उससे ज़्यादा मैं आखिरी में आते आते बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो चुका था, वो इतना डेप्थ में पूछ चुके थे चीज़ों को। सो व्हाट इज द फिलॉसफी यू लाइक अबाउट हिटलर? हिटलर हम सबसे ज़्यादा, मैं जैसे मतलब वेजिटेरियन, ठीक है हम नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से जानते हैं, बट सिंस यू हैव रेड हिज बुक एज वेल, तो डेफिनेटली देयर मस्ट बी अ फिलॉसफी यू लाइक्ड अबाउट इट। हम बहुत बारीकी से काम करते थे वो चीज़ों को, कोई भी चीज़ों बहुत बारीकी में जाना और उसकी डेप्थ में जाके चीज़ों को करना, वो सबसे अच्छी क्वालिटी थी उसकी। Very nice, very nice. So, at last, for the aspirants, what you'd like to mention the 3 things that they should not avoid during your preparation? हम सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है स्टैटिक को बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेना चाहिए। जितना हम उस चीज़ को रिवाइज करेंगे बार बार, वो सेकंड करंट पे कंट्रोल होना चाहिए। कंट्रोल की डिमांड मतलब इन द सेंस कि मैगजीन को तो रेफर हर महीने करना ही चाहिए, उसका रिवीजन भी ज़रूरी है। ये नहीं कि हम मैगजीन पढ़ ली, उसके बाद एग्ज़ाम टाइम आया तब रिवाइज कर रहे हैं। तो दूसरा ये, और तीसरा मल्टीपल रिवीजन जितना हम करेंगे उस टाइम पे, और आखिरी टाइम में मॉक ज़रूरी है। अगर मॉक देते रहेंगे तो हमें उस चीज़ की प्रैक्टिस बनी रहेगी कि एनवायरनमेंट कैसा होगा एग्जाम टाइम, तो ये चीज़ें काफ़ी हेल्प करती हैं। Is there any tricks and tips for the to maximize the concentration? क्योंकि आप 10-10 घंटे पढ़ रहे थे, तो वो कंसंट्रेशन कैसे आएगा? इसके पीछे मैम मेरे लिए तो खुद था कि आप पढ़ना ही है, पढ़ना है। बाकी लोग मेडिटेशन बताते हैं, मैंने ट्राई भी किया था कुछ दिन, लेकिन मैं फिर वो फॉलो नहीं कर पाता हूँ उस चीज़ को बार बार, कि सुबह मेरे को लगता था कि जल्दी उठो लाइब्रेरी जाओ, लेकिन मेडिटेशन ज़्यादा काम कर सकता है मेरे अकॉर्डिंग उस चीज़ में। Did you ever faced procrastination? अब करता हूँ ना। अब थोड़ा रिलैक्स हो गया हूँ तो लगता है कि हाँ अब कर लेंगे, अब कर लेंगे, लेकिन उस टाइम पे नहीं लगता था ऐसा। उस टाइम पे नहीं लगता था, you were so focused on यस, that. उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा हम वो लगेगा कि हाँ उस टाइम पे काफ़ी अच्छे से कुछ की फोड़ा है, तो हाँ उस टाइम पे अच्छे से किया था। Very nice, very nice. और कुछ बचा है? नहीं, अब तो हो गया। और कुछ anything you think जो एस्पिरेंट्स के लिए यूजफुल हो सके? सही था, मैंने बता दिया ज़्यादातर, क्योंकि कोई नहीं, मतलब कोई ऐसा क्वेश्चन, क्योंकि आपने ऐसे टॉक्स दिए हो जो आपको लगता है कि एस्पिरेंट्स के प्रिपरेशन में हेल्प कर सके, क्योंकि हमें इंटरव्यू का मॉक्स का बता ही दिया था 20 का, और मॉक्स का तो हम डिटेल में बात कर चुके हैं ना, आपका इंटरव्यू के बारे में भी डिटेल में हाँ उसका भी बताया था। हो गया मैम ज़्यादातर मेरे अकॉर्डिंग। हो गया ना? एनीथिंग स्पेसिफिक? क्योंकि मैंने प्रोक्रेस्टिनेशन पूछ लिया, जनरली लोग ये करते हैं, प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, एंड सोर्सेज भी बता दिए, सोर्सेज भी आपने बता दिए हैं, ऑलमोस्ट सारी चीज़ें हो गई। Great. So the last, since you have given your mock to UC Academy also, so how was it at last, and what you want to say to the aspirants? मैम यूसी एकेडमी के टाइम पे जब मॉक उन्होंने लिया था, उस टाइम पे वो नए आए थे मार्केट में, मतलब कि नया स्टार्ट किया था मैम ने, तो मैं मैम फाउंडर मैम से भी मिला था उस टाइम पे, वो उस दिन अवेलेबल थे, तो उनसे भी बात हुआ था। तो उनका विज़न काफ़ी अच्छा है कि जो CAPF में आने वाले लोग हैं उनके साथ, उनके लिए हेल्प कर रहे थे उस टाइम पे। अभी भी वो उस तरीके का कंटेंट डिज़ाइन कर रहे हैं यूट्यूब चैनल पे, अगर हम देखेंगे तो उन्होंने लेक्चर प्रोवाइड किए हुए हैं और क्वालिटी उसकी काफ़ी अच्छी है, तो मेरे अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं मैम, और आगे और अच्छे से करें तो और बढ़िया। ग्रेट। सो व्हाट आर द फ्यूचर प्लान्स? मैम फिलहाल तो अभी CSE के लिए, IPS के लिए ट्राई करना है, बाकी देखते हैं असिस्टेंट कमांडेंट की ज्वाइनिंग आएगी तब तक। Definitely. So you are going to wear वर्दी in any way. यूनिफॉर्म तो चाहिए, एंड लोगों के लिए अप्रोचेबल बनाने वाले हैं आप यूनिफॉर्म। यस मैम, अभी असिस्टेंट कमांडेंट के तौर पे, बाद में हो सके तो IPS के तौर पे। Great, great. So if someone comes to you as an aspirant, as a new aspirant, what will be that one advice you would like to give him for the preparation? मैम अवॉइड डिस्ट्रैक्शन मेनली, क्योंकि like you do. यस मैम, क्योंकि मैम लोग आते हैं तो काफ़ी हद तक डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। That is the only main concern कि इतना कंपटीशन होने के बावजूद लोग आते हैं
100 में से मुश्किल से 10 बंदे ऐसे होंगे जो एक्चुअली फुली फोकस्ड होके कर रहे हैं। आज की डेट में लोग डिस्ट्रैक्टेड ज़्यादा हैं, तो मुझे लगता है कि अगर हम अपना काम तरीके से करेंगे, अपनी चीज़ों को अच्छे से करेंगे, तो ईजी है चीज़ों को पाना। ना कि अब कई लोग दिल्ली आएंगे तो वो घूमने करने में, अलग चीज़ों में, इन चीज़ों में ज़्यादा व्यस्त हो जाते हैं, तो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है आदमी, फोकस ही नहीं कर पाता है, दोस्तों के साथ घूम रहे हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग अगर हम अपना काम ड्यूटी अच्छे से करेंगे तो वो सब चीज़ें अचीवेबल है, ऐसा नहीं है कि कुछ भी अचीवेबल ना हो। Great. Thank you so much and I really hope, wish you very good luck first of all कि हम जल्दी से IPS हर्षित से मिलें। Thank you. एंड थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू एंड आई रियली विश कि जो भी हर्षित ने अपने टिप्स बताए हुए हैं और अपनी एक्सपीरियंसेस बताए हुए हैं उससे आपको मदद मिले आपकी प्रिपरेशन में, बिकॉज हर बंदे की जर्नी बहुत यूनिक होती है, बहुत डिफरेंट होती है उनके हिसाब से। जैसे कि हर्षित ने मेंशन किया कि ही वाज सो फोकस्ड ऑन दैट थिंग कि बस करना है एंड ही डिड इट in his second attempt only. So guys, wish you very good luck, keep working hard, keep doing it and बस हार नहीं माननी है। देखते रहिए UC Academy पॉडकास्ट एंड थैंक यू सो मच। जय हिंद।